बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो अपने दम पर बसाओ। दोपहर का समय था। विमला जी के घर में आज अच्छी खासी चहल पहल थी, पर कुछ अच्छे के लिए नहीं बल्कि घर की बहू ने बवाल खड़ा कर दिया था। इस कारण से विमला जी के परिवार वाले और नई बहू रीतू के मायके वाले सब मौजूद थे। सब के सब सुलह कराने के लिए यहाँ आए थे। आखिर 5 महीने पहले आई बहू को अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा था। सब अपनी अपनी बात ही किए जा रहे थे। वहीं एक तरफ बैठे विमला जी और उनके पति रमेश जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, जबकि बहू ऋतु रो रो कर अपने मम्मी पापा को बता रही थी कि कैसे उसके सासुर उसे परेशान करते हैं, बात बात पर टोकते हैं। बेटा राघव भी अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। भला ऐसे मामलों में लड़कों की कोई सुनी जाती है क्या? विमला जी आंखों में आंसू लिए सिर्फ अपने घर का तमाशा होते देख रही थी और साथ ही सोच रही थी कि कैसे उन्होंने ये घर बनाया था। विमला जी जब शादी होकर आई थी तब रमेश जी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। घर में सास, 2 ननद सब थे और कमाने वाले सिर्फ रमेश जी, और घर के नाम पर 2 टीन शेड के कमरे। एक में सास और ननद रहती थी तो दूसरे कमरे में विमला जी और रमेश जी। उनका कमरा ही रसोई घर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन विमला जी के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने उन टीन शेड के कमरों को ही अपना महल समझा। हालांकि अरमान तो थे कि कभी उनके सिर पर भी ढंग की छत जरूर होगी, और इसके लिए उन्होंने रमेश जी का पूरा साथ दिया। रमेश जी की कमाई ज़्यादा तो नहीं थी, पर इतनी तो थी कि घर का खर्चा आराम से निकल जाता था और दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा हो जाता था। पर उन दोनों की शादी भी करनी थी, इसके लिए कुछ सेविंग भी चाहिए थी। इसलिए विमला जी भी सिलाई का काम जानती थी, तो उन्होंने घर में ही लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए, पर अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी कहाँ दबा दिया, उन्हें खुद पता नहीं चला। माँ की दवाई, दोनों बहनों की पढ़ाई, उनकी शादियाँ, राघव का जन्म, सब कुछ उन्हीं 2 टीन शेड के कमरों में हुआ। आधी उम्र निकल गई, लेकिन अपना घर बनाने का सपना सपना ही रह गया। राघव की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के बाद दोनों पति पत्नी इतना तो बचत करने लगे कि कैसे भी करके इन 2 कमरों पर तो ढंग की छत बन ही जाए। पर फिर भी कभी बहनों के ससुराल में कोई काम आ जाता तो कभी हारी बीमारी, पर फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे पैसे एकत्रित होते गए वैसे वैसे एक एक कमरे की छत बनती गई, और फाइनली राघव की पढ़ाई पूरी होने तक मकान अपने पूरे नक्शे पर आ चुका था। एक एक कमरे करके पूरा घर तैयार हो चुका था। आज घर में 2 कमरे, एक हॉल, किचन, सब कुछ था। राघव की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी नौकरी लग गई। अब तो दोनों को लगा था कि उनकी मेहनत रंग ले आई। बस अब घर में बहू लाने की तैयारी होने लगी। आखिर इकलौता लड़का है, अपना खुद का घर है, अच्छी नौकरी करता है, इसलिए रीतू का रिश्ता राघव के लिए खुद आगे से चलकर आया था। देखने में भी वो सबको भली लगी थी, इसलिए राघव की शादी रीतू से पक्की कर दी। कुछ महीने बाद दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन रीतू को अपने सास ससुर के साथ रहना रास नहीं आया। आजकल की जनरेशन का परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चों से होता है। यही सोच रीतू की भी थी। उसे सास ससुर के साथ रहना किसी बंदिश से कम नहीं लगता। विमला जी, रमेश जी कुछ कहते तो उसे लगता है कि ये लोग मुझे टोक रहे हैं। घर के काम करने में उसे वैसे ही रोना आता था, जिसमें तो आधे से ज़्यादा काम तो विमला जी ही कर लेती थी। बाहर से सब्जी भाजी और सामान लाने का काम रमेश जी कर लेते थे। कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। जब भी राघव और रीतू कहीं घूमने जाते, विमला जी
खुद अपने और रमेश जी के लिए खाना बना लेती, पर रितु से कुछ ना कहती। पर फिर भी उसे समस्या थी। अब तो आए दिन वो राघव से झगड़ा करने लगी थी कि उसे अलग रहना है, अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। उससे सास ससुर के साथ रहते नहीं बनता और ना ही उनकी सेवा होती है। पर रमेश हर बार समझाकर बात को टाल देता था, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से तो वो बात बात पर बतंगड़ बनाने लगी थी। घर की सुख शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी और आज सुबह बात कुछ भी नहीं थी। सुबह के 9 बज चुके थे, पर रितु अभी तक कमरे से उठकर नहीं आई थी, जबकि राघव ऑफिस जा चुका था। विमला जी को लगा शायद बहू की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली गई और वहाँ जाकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम उठी नहीं आज? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? बस रितु ने इसी बात को पकड़ लिया। आप मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ गई? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि बेटे बहू के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करना चाहिए। विमला जी ने समझाने की कोशिश भी की। बहू, बुरा क्यों मान रही हो? मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए चली आई। पर रितु तो सुनने को तैयार ही नहीं थी, अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। हाँ, ये तो सब बहाने हैं। भला बहू किसको सुखी अच्छी लगती है? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? जब देखो टोका टाकी करते रहते हो। थोड़ा लेट उठ जाऊंगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं रहना मुझे आपके साथ। मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं क्या देखकर आपके घर में शादी करवा दी। बिल्कुल आज़ादी ही नहीं है मुझे। घुटन होती है मुझे इस घर में हर बात में टोका टाकी। विमला जी ने समझाने की खूब कोशिश की, पर रितु ने रो रो कर अपने मायके फ़ोन लगा दिया और अब उसी की मीटिंग बैठी है। राघव को भी ऑफिस से फ़ोन करके बुला लिया गया। अचानक रितु की मम्मी खड़ी हुई और रमेश जी से बोली, देखिए समधी जी, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहना चाहती और हम इसे इस तरह रोने के लिए आपके घर में नहीं छोड़ सकते। अब इसका कुछ तो निवारण निकालना ही पड़ेगा। कम से कम आप भी शांतिपूर्वक रहें और ये लोग भी शांतिपूर्वक रह सकें। मैं बेटी की माँ हूँ, मैंने उसे विदा किया है, पर वो खुश नहीं है तो ये जानकर मुझ पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। इधर रमेश जी निरंतर विमला जी को देख रहे थे। कुछ सोचकर वो भी खड़े हुए और समधन जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, देखिए समधन जी, मैं मानता हूँ कि आपकी बेटी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हमें कोई समस्या नहीं है। आपकी बेटी अलग रहना चाहती है तो अलग रहे, अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, बिल्कुल शौक से बसाए। पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? अचानक राघव ने कहा तो रमेश जी ने उसे हाथ दिखाकर आश्वासन देते भी चुप कराया। सुनकर रितु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी मंशा पूरी हो रही थी। तभी समधन जी ने कहा, तो समधी जी बताइए कि आप इस घर में से कौन सा और कितना हिस्सा अपने बेटे बहू को नई गृहस्थी बसाने के लिए दे रहे हैं, ताकि अभी हम इनकी गृहस्थी साथ के साथ सेट कर जाएं और फिर बच्चे आपके पास ही तो रहेंगे। रमेश जी ने पहले विमला जी की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए समधन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आखिर मैं भी एक पिता हूँ। जैसे आपने अपनी बेटी विदा की है तो मैं भी अपने बेटे को विदा कर दूंगा, पर इस मकान में से हिस्सा नहीं होने दूंगा। रमेश जी की बात सुनकर सब सकते में आ गए। आप
ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा जी? आखिर इस घर पर हमारा भी हक है। अचानक रीतू ने कहा तो रमेश से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, देख बहू, इस गलतफहमी में मत रहना। ये घर पूरी तरह से मेरा और विमला का है। हमने पाई पाई जोड़कर इसे खड़ा किया। इसे बनाने के लिए अपनी अनगिनत इच्छाओं को मारा है। इसकी एक एक ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो बेशक बसाओ, लेकिन अपने दम पर, ससुर के दम पर नहीं। और रही बात पास रहने की, तो समधन जी चिंता मत कीजिएगा। हमारे आसपास ही कहीं किराए का कमरा ढूंढ देता हूँ मैं। आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। रमेश जी की बात सुनकर रीतू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब नए तरीके से गृहस्थी शुरू करना रीतू के बस की बात नहीं थी। रीतू ने उम्मीद के साथ अपने पिता की तरफ देखा तो वो रमेश जी के साथ खड़े थे। बेटा, मैं तो रमेश जी के साथ हूँ। अपनी मेहनत की कमाई का गुरूर ही कुछ और होता है, और जिसने गृहस्थी खुद बसाई है ना, उसे गृहस्थी की अहमियत बहुत अच्छे से पता होती है। बसी बसाई चीज से हिस्सा मांग लेना तो बहुत आसान। रीतू को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अपनी मम्मी की तरफ देखा। बेटा, मुझे भी लगता है कि तेरे पापा सही कह रहे हैं। जो इंसान अपने हाथों से तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी बसाता है ना, उसे अच्छे से पता होता है कि गृहस्थी की अहमियत क्या होती है। और फिर उस बसी हुई गृहस्थी को देखना कितने सुकून के पल होते हैं। मैं तुझसे ऐसे पल छीनना नहीं चाहती, पर तू फिक्र मत कर। मैं किराए के कमरे में भी तेरा सारा सामान शिफ्ट करवा कर जाऊंगी। आखिर माँ हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है कि तुझे अकेले काम करने में परेशानी होती है। अब तो रीतू से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। आखिर जब रीतू ने देखा कि उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं हैं, तो आखिरकार थक हार कर रीतू को उसी घर में रहना पड़ा। अभी भी कई बार अलग होने का कीड़ा बुलबुलाता था, लेकिन जानती थी कि साथ देने वाला कोई नहीं है, तो अपने आप ही रो धोकर रह जाती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।